पथेर पांचाली भाग 20। पिछले भाग में आपने सुना अप्पू ने अपने पिता और माँ को काशी जाने के बारे में बात करते सुना। आखिरकार जाना तय हो गया। 3 कोस दूर सिद्धेश्वरी माता के मंदिर में सरजया की इच्छा के लिए अप्पू ने जाकर पूजा करने की जिद की तो उसे अकेले भेज दिया गया। रास्ते भर वह गांव की सुंदरता देखता और अपने में समाहित करता जा रहा था। किशोर अप्पू जब उस गांव पहुंचा तो उसकी फूफी के पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी 6 साल की लड़की गुलकी से उसकी दोस्ती हो गई। वह अनाथ थी और अपनी ताई के साथ रहती थी। उसकी ताई उसे मारा पीटा भी करती थी। यह देखकर अप्पू का मन बहुत व्यथित हुआ। कुछ दिन वहां रहकर अप्पू वापस गया तो उसके मन पर इस बचपन के अकेले प्रवास में जाने का असर काफी समय तक रहा। आखिरकार बैसाख में अप्पू के परिवार का काशी जाना तय हुआ। संगीत साथी छोड़ते दुख हो रहा था। गांव की अतूरी बुढ़िया चड़क के दिन गुजर गई। चड़क का मेला सूना लग रहा था। मेले से अप्पू ने बांसुरी खरीदी, पकौड़ियाँ खरीदी और यही सोचता रहा कि क्या यह सब काशी में भी मिलेगा। जाने से पहले जमीन बेचकर कर्ज अदा किए गए। मेले के अगले दिन उन्होंने सामान बांधना शुरू किया। इसी बीच में एक दिन उसे एक कलसे के टूटने पर सोने के सिंदूर की वही डिबिया मिली जिसके लिए उसकी दीदी दुर्गा को मार पड़ी थी। उसने वह डिबिया पीछे बांस की झाड़ी में फेंक दी। उसी दिन शाम को बैलगाड़ी पर सामान लाद कर वे निकल पड़े। रास्ते में गांव और सोना डांगा के मैदान से गुजरते हुए कितने ही भाव उन सब के मन में आ जा रहे थे। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। हरिहर ने दूर के गांव की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह रहा पलाश गाछी, उसी के बगल में नाटा बेड़े हैं। वहीं पर वन बीबी की दरगाह पर श्रावण में बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ सीताफल बहुत सस्ता मिलता है। अषाढ़ू बाजार से उतरकर वेत्रवती नदी को नाव पर पार करते समय चांद निकल आया। चांदनी से पानी चमक रहा था। आज यहाँ हाट था, इसलिए हाट से लौटे हुए कई लोग नाव पर उस पार से शोरगुल करते हुए इस पार आ रहे थे। अप्पू आदि बैलगाड़ी के साथ नाव पर उस पार गए। वह अपने पिता से कहकर बाजार देखने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा बाजार था। पट उठी हुई दुकानें कई कतारों में थी। कहीं से सुनार की ठकठक भी सुनाई पड़ रही थी। खजूर के गुड़ की एक आढ़त के सामने बहुत सी बैलगाड़ियां जमा थी। अब भी मांझेर पाड़ा स्टेशन लगभग 4 कोस था। सड़क कच्ची होने पर भी अच्छी भली चौड़ी थी। चारों तरफ नील कोठियों के साहबों के जमाने के लगाए हुए पीपल, बरगद और शहतूत के पेड़ थे। बैसाख मास का आरंभ होने के कारण रास्ते के बगल में किसी पीपल या बरगद की डाल में कहीं कोयल कुहू कुहू करके अगाती नहीं थी। सारी सड़क पर पंक्तिबद्ध पुराने बरगद की दाढ़ी लटक रही थी। नए पत्ते चांदनी में उज्जवल मालूम हो रहे थे। बंगाल की बसंत ऋतु चैत्र वैसाख के मैदान, जंगल, बाग, जहां तहां कोयल की जब तक उठने वाली पुकार, झुके पत्ते, नागकेशर वृक्ष के अजस्र फूल, जंगली फूलों की गंध से भरी ज्योत्सना स्निग्ध दक्षिणी हवा के उल्लास में लहरा रही थी। अप्पू ने वसंत का ऐसा अद्भुत दृश्य पहले पहल देखा। इतनी कम उम्र में ही उसके मन में बंगाल के मैदान, नदी, निराले जंगली इलाकों की चांदनी का जो मायामय रूप अंकित हुआ था, वह बाद के जीवन के मुहूर्तों को मधुरता और प्रेरणा से भर देने का श्रेष्ठ उपादान प्रमाणित हुआ। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी आकर स्टेशन पर पहुंची। आज बड़ी देर से वह बैलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए बैलगाड़ी पहुंचते ही वह एक छलांग में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। रात के 8:30 बजे की गाड़ी बहुत पहले ही निकल चुकी थी। पिताजी से पूछने पर मालूम हुआ कि रात भर और कोई गाड़ी नहीं आती। यह सारी भाभई हीरो गाड़ीवान के बैलों के कारण हुई, नहीं तो वह अभी रेलगाड़ी देख पाता। प्लेटफॉर्म पर तंबाकू की बहुत सी गांठें लगी हुई थी। रेल के 2 आदमी लोहे के बक्से की तरह लंबे लंबे डंडे वाले एक कल पर
तंबाकू की गांठों को चढ़ाकर जाने क्या क्या कर रहे थे। चांदनी से रेल की पटरियां चांदी की तरह चमचमा रही थी। उधर रेल लाइन के किनारे एक ऊंची खूंटी पर 2 लाल बत्तियां और इधर भी ऐसी ही 2 लाल बत्तियां थी। स्टेशन के कमरे में मेज पर 4 टांगों वाले मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। बहुत सी जल्द बंधी हुई कॉपियां और कागजात रखे थे। अपू ने दरवाजे के अंदर से जरा झांक कर देखा कि स्टेशन के बाबू खड़ाओं की छोटी खूंटी की तरह किसी चीज को दबाकर खट खट करने में मगन है। स्टेशन स्टेशन, बहुत देर नहीं है। कल सवेरे ही वह न केवल रेल की गाड़ी देखेगा बल्कि उस पर चढ़ेगा। प्लेटफॉर्म से जाने को उसका जी भी नहीं करता था, पर पिताजी बुलाने आए। उन्होंने बताया कि खड़ाओं की खूंटी की तरह जो चीज है वह टेलीग्राफ की कल है। अपू ने लौटकर देखा कि स्टेशन के पास पोखर के किनारे खाना पकाने का ढंग हो रहा है। एक और गाड़ी पहले ही वहां खड़ी थी। सवारियों में 18-19 साल की एक बहू और एक युवक था। अपू को मालूम हुआ कि यह बहू हबीबपुर के विश्वास घराने की है। भाई के साथ मायके जा रही थी। इसी बीच में उसकी माँ के साथ बहू की अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। उसकी माँ खिचड़ी के दाल चावल धो रही थी और बहू आलू छील रही थी। खाना एक साथ पकेगा। सवेरे 7 बजे रेल आई। अपू मुंह बाकर बड़ी देर से रेल देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। उसका गला आगे बढ़ा हुआ था। इतने में हरिहर ने कहा, बेटा उतना आगे मत बढ़ो, इधर आओ। एक चौकीदार भी लोगों को सावधान करके पीछे हटा रहा था। ट्रेन कितनी बड़ी है, कितनी आवाज करती है। जो सामने है उसी को इंजन कहते हैं। ओह, कितनी अजीब है। हबीबपुर वाली बहू घूंघट खोलकर कौतूहल के साथ स्टेशन पर आने वाली गाड़ी की ओर देख रही थी। जल्दी जल्दी में गाड़ी में सारा माल लादा गया। आमने सामने लकड़ी के बेंच थे। गाड़ी का फर्श सीमेंट का बना हुआ था, मानो एक कमरा हो। जंगले और दरवाजे सब उसी प्रकार थे। अप्पू को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भारी गाड़ी जो आकर खड़ी हुई थी फिर चलेगी। क्या मालूम, शायद ना चले। शायद वे अभी यह कहें कि तुम लोग उतर जाओ, हमारी गाड़ी आज नहीं चलेगी। तार के घेरे के उस पार एक आदमी लंबी घास का एक बोझ सिर पर रखकर ट्रेन छूटने की बाट देख रहा है। अप्पू को लगा कि यह आदमी कृपा पात्र है। आज के दिन जिसे रेल पर चढ़ने को नहीं मिला वह जिएगा कैसे। हीरो गाड़ीवान फाटक के बाहर खड़ा होकर रेल की तरफ देख रहा था। आखिर गाड़ी चली। अजीब अनोखा झकोला देकर देखते देखते मांझेर पाड़ा स्टेशन, लोग बाग, तंबाकू की गांठें, मुंह बनाकर घूरता हुआ हीरो गाड़ीवान सबको पीछे छोड़कर रेलगाड़ी सरपट के मैदान में आ गई। पेड़ पालो फटाफट दोनों तरफ की खिड़कियों की तरह देकर भाग रहे थे। कितनी तेजी थी। इसी का नाम रेलगाड़ी है। ओह, ऐसा मालूम होता है जैसे सारे मैदान को चक्कर दे रही है। झाड़ियां, पेड़ पालो, फूस से छाए हुए किसानों के छोटे घर सबको पीछे छोड़ती जा रही है। गाड़ी के नीचे से चक्की पीसने की सी एकरस आवाज आ रही है। सामने जो इंजन लगा है वह कितना शोर कर रहा है। मांझेर पाड़ा स्टेशन का डिस्टेंट सिग्नल भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। बहुत दिन हो गए उस दिन को। वह दिन जिस दिन वह अपनी दीदी के साथ बछड़ा खोजते खोजते मैदान और निचान पार करते हुए रेल की पटरी देखने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। वह दिन और आज, वह जहां पर आसमान के नीचे अषाढ़ू दुर्गापुर की सड़क पर लगी हुई पेड़ की कतारें दूर और दूर होती जा रही थी, उसी के उस तरफ जहां उनके गांव का रास्ता तिरछा होकर सोना डांगा मैदान में चढ़ आया था, वहां रास्ते के उस मोड़ पर गांव के किनारे पुराने जामुन के नीचे खड़ी होकर उसकी दीदी जैसे बुझी हुई आंखों से उन लोगों की रेलगाड़ी की तरफ घूर रही थी। उसे कोई नहीं ले आया, सब उसे छोड़ आए। दीदी मर जाने पर भी दोनों के खेलने के रास्ते, पनखट, बांस की झाड़ियां, आम के बाग में फिर भी वह दीदी को अपने पास पाता था। दीदी का अदृश्य स्नेह स्पर्श निशिचंदीपुर के टूटे हुए घर के हर कोने में था, पर आज सचमुच ही दीदी के साथ चिर विच्छेद हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भी दीदी से प्यार नहीं करता था। माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी। कोई नहीं करता था। कोई उसे छोड़ाने में दुखी नहीं था। अचानक अप्पू का मन एक विचित्र अनुभूति से भर गया। इसे दुख नहीं कह सकते, शोक नहीं कह सकते, बिछोह नहीं कह सकते,
वह क्या है, यह वह नहीं जानता। एक मुहूर्त के अंदर कितनी ही बातें मन में आईं और गईं। अतोरी डायन, नदी का घाट, उनका घर, चालता पेड़ के नीचे का रास्ता, रानी दीदी, कितनी ही शाम, कितने दोपहर, कितनी हंसी और खेल। पटू, दीदी का चेहरा, दीदी की कितनी ही ना मिटी हुई साधें। दीदी अब भी एक टक घूर रही थी। अगले ही क्षण उसके मन के अंदर की वाक्यहीन भाषा ने आंसुओं में अपने को व्यक्त कर मानो बार बार यही कहना चाहा, दीदी, मैं गया नहीं, मैंने तुझे भुलाया नहीं, मैं तुझे जानबूझकर छोड़े नहीं जा रहा हूं, वे मुझे लिए जा रहे हैं। सचमुच वह भूला नहीं था। बाद के जीवन में नीलकुंतला, सागर, मेखला धरती के साथ उसका बहुत घनिष्ठ परिचय हुआ था। पर जब भी गति के आवेग में सारी देह पुलकित होती, समुद्र यात्री जहाज के डेक से प्रतिक्षण नील आकाश का नित्य नवीन मायामय रूप दिखाई पड़ता था। शायद कोई अंगूर की बेल से घिरा हुआ नील पहाड़ समुद्र की विलीन क्षितिज सीमा में दूरी बढ़ते रहने के कारण क्षीण से क्षीणतर होती जाती थी। दूर की अस्पष्ट रूप से देखी हुई समुद्र तट भूमि एक प्रतिभाशाली सुरशिल्पी की प्रतिभा के दान की तरह उसके भावुक मन में जादू भरे असर की सृष्टि करती थी। उस समय, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ऐसे सभी मौकों पर उसे याद पड़ती थी कि बड़े जोर की वर्षा हो रही है और उस अविश्रांत वर्षा के दौरान में एक पुराने मकान के अंधेरे कमरे में बीमार पड़ी हुई एक गरीब देहाती लड़की, जिसने कहा था, अपू, मेरे अच्छे हो जाने पर तू मुझे एक दिन रेलगाड़ी दिखाएगा, मांझेरपाड़ा स्टेशन का डिस्टेंट सिग्नल देखते देखते और अस्पष्ट होते होते बिल्कुल विलीन हो गया। दोपहर के बाद राना घाट के स्टेशन पर गाड़ी बदली गई। अपू की आंखों में 2 बार कोयले के कण पड़ने पर भी वह जंगले के अंदर से मुंह निकालकर दिन भर बाहर की ओर ताकता रहा। स्टेशन की उन चीजों को क्या कहते हैं? सिग्नल? तो वे उठ और गिर क्यों रहे हैं? गाड़ी जहां पर ठहर रही है वहां ऊंचा सा चबूतरा बनाया हुआ है, मानो सहन हो। कैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं? लकड़ी की बड़ी तख्तियों पर अंग्रेजी और बंगला सब में स्टेशनों के नाम लिखे हैं। कुडलगाछी, गोविंदपुर, बानपुर। गाड़ी छूटते समय घंटी बजती है। टन 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 4 बार बजती है। अप्पू ने सुना है। एक लोहे के बड़े से पहिए के चारों ओर हैंडल लगे हुए हैं, उसी को घुमाने पर सिग्नल गिरता है। यह बात अप्पू ने कूड़लगाछी स्टेशन पर देख ली थी। सरजया की भी रेल पर यह दूसरी बार सवारी थी। एक बार वह बहुत दिन की बात है, जब हरिहर ने नए नए काशी से लौटकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, तो वह जेठ के महीने में आड़धारा में जुगल किशोर जी के दर्शन करने गई थी। वह कोई आज की बात है? वह भी खुशी खुशी हर स्टेशन पर मुंह निकालकर लोगों का उतरना चढ़ना देख रही थी। बहुएं और लड़कियां उतर और चढ़ रही हैं। कैसे कैसे चेहरे हैं, कैसे कपड़े और कैसे गहने हैं। जगन्नाथपुर स्टेशन पर लाई की मिठाई बिक रही थी। देखकर उसने लड़के को कहा, अपू, तू लाई की मिठाई खाएगा? तुझे तो ये बहुत पसंद है, लूं? स्टेशन की टेलीग्राफ के तार पर जाने कौन सी चिड़िया बैठकर पैंग भर रही थी। अपू ने उसे अच्छी तरह देखकर उंगली दिखाते हुए कहा, माँ, देखो, किसी के पिंजरे से एक मैना भागकर आई है। नई हाटी स्टेशन पर गाड़ी बदलकर गंगा जी के विशाल पुल को पार करते समय सूर्यास्त हो रहा था। सरजया एक टक देख रही थी। उस पार से तेज हवा आ रही थी। गंगा में नावें थी और गंगा के दोनों किनारे अच्छे अच्छे मकान और बाग थे। उसने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे थे। उसने लड़के को दिखाते हुए कहा, अपू, तूने देखा धुएं वाला जहाज? बाद में उसने हाथ जोड़कर माथे पर लगाते हुए मन ही मन कहा, माँ गंगे, मैं तुम्हारे ऊपर से जा रही हूँ, अपराध क्षमा करना। काशी में जाकर फूल और बेल की पत्तियों से तुम्हारी पूजा करूंगी। अप्पू को अच्छी तरह से देखना। जिस लिए जा रही हूं वह सुफल हो, वहां आश्रय देना। उसका हृदय आनंद, उल्लास और साथ ही अनिश्चय के रहस्य में झकोरे ले रहा था। उसने इससे पहले कभी ऐसी भावना का अनुभव नहीं किया था। सुविधा के कारण हो अथवा असुविधा के कारण हो, उसे अबाध मुक्त जीवन का आनंद यह पहले पहल मिल रहा था। बांस के जंगल से घिरे हुए उसके सीमित देहाती जीवन में भला ऐसे दृश्य
गति का यह अभिनव वेग, अनिश्चय का उल्लास के साथ इतना घनिष्ठ परिचय कभी नहीं हुआ था। जो जीवन अपने चारों तरफ दीवार बनाकर छोटा बना हुआ था, आज वह चल रहा था, सामने की तरफ चल रहा था। पश्चिम आकाश के अस्तायमान सूर्य को लक्ष्य बनाकर नदियां देश विदेश पार करता हुआ दौड़ रहा था। आज वह हृदय से अनुभव कर रही थी कि यह चलना वास्तविक लगता है। अभी 1 वर्ष पहले निशिचंदीपुर वाले घर में रातों में कई बार वह लेट कर सोचती थी कि मौका लगने पर चाकदा और कालीगंज में गंगा स्नान के लिए जाएगी, पर उस समय वह संभावना के बहुत बाहर की वस्तु मालूम होती थी। और आज पेंडल स्टेशन पर गाड़ी आने के कुछ पहले सामने की बड़ी लाइन से एक लंबी गाड़ी सन्नाती हुई आंधी की तरह निकल गई। अप्पू आश्चर्य के साथ उस तरफ देखता रहा। कितनी भयंकर आवाज है! ओह! पेंडल स्टेशन पर पहुंच जाने पर वे गाड़ी से उतरे। इधर उधर इंजन दौड़ लगा रहे थे। लंबी मालगाड़ियां स्टेशन को कपाते हुए हर 5 मिनट पर बिना रुके चली जा रही थी। शोरगुल, झकझक, खटर पटर, इधर इंजन की सीटियों के मारे कान के कीड़े निकल रहे हैं तो उधर एक सवारी गाड़ी छूट रही है। गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है। संध्या समय स्टेशन के पूरब और पश्चिम में जाने कितने सिग्नल हैं। लाल और हरी बत्तियां जल रही हैं। रेल, इंजन, गाड़ियां और आदमी हैं। कुछ रात होने पर काशी जाने वाली गाड़ी विकट शब्द करती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई। बड़ा भारी स्टेशन, लोगों की अपार भीड़। सरजया कुछ कुछ खोई खोई सी हो गई। डांट खाकर वह अन्यभ्यस्त ठिठुरे हुए पैरों से पति के पीछे पीछे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी कि हरिहर ने बड़ी कठिनाई से भयंकर भीड़ में थरथर कांपती हुई पत्नी और खोए खोए से अप्पू को रेलगाड़ी की बेंच पर बैठा दिया और फिर कुली की सहायता से सब माल चढ़ा लिया। सवेरे की तरफ सरजया की नींद खुल गई। रेल आंधी की तरह दौड़ रही थी। मैदान, मिट्टी, पेल पालो सबको एकाकार करते दौड़ रही थी। रात की गाड़ी होने के कारण वे सब ही एक डिब्बे में सवार हुए थे। हरिहर ने उन्हें स्त्रियों के डिब्बे में नहीं चढ़ाया था। भीड़ पहले ही कम थी। एक एक बेंच पर एक एक आदमी लंबे होकर लेट रहे थे। ऊपर के बंक पर एक खान खुर्राटे भर रहा था। अप्पू न जाने कब से जगकर जंगले के पास बैठकर बाहर की ओर झांक रहा था। हरिहर जागकर लड़के से बोला, उस तरह बाहर की ओर मत झांको, अभी आंख में कोयला गिर जाएगा। कोयला का कण तो बहुत मामूली चीज थी। यदि आंखों को कोई निकाल भी लेता तो भी अप्पू के बस की बात नहीं थी कि वह खिड़कियों से आंख हटा ले। वह लगभग सारी रात इसी तरह एक आसन से बैठा रहा। पिताजी और माँ तो सो रहे थे और उसने इस बीच में क्या क्या देख लिया। कितने ही स्टेशनों पर गाड़ी खड़ी नहीं हुई और रोशनी से जगमगाते हुए लोगों से भरे स्टेशन को बगल में छोड़कर गाड़ी पतंग की तरह उड़ती हुई चली जा रही थी। रात में न जाने कब वह थोड़ा ऊँघ गया। एकाएक नींद टूटते ही उसने मुंह बाहर करके देखा कि गहरी रात की चांदनी में रेलगाड़ी आंधी की तेजी से किसी छोटी नदी की पुलिया पार कर रही है। सामने बहुत ऊंचा एक काला सा टीला था। टीले पर बहुत से पेड़ पौधे थे। नदी के पानी में चांदनी चमचमा रही थी। आसमान में सफेद बादल थे। इसके बाद उसी तरह के बड़े बड़े और कई टीले आए और उसी तरह के पेड़ पौधे। इसके बाद एक बड़ा स्टेशन, भीड़, रोशनी। बगल वाली लाइन में एक गाड़ी खड़ी थी। एक पान वाले के साथ एक यात्री की खूब लड़ाई हो गई। स्टेशन पर एक बड़ी घड़ी थी। उसने अपने मास्टर नीरेन बाबू से घड़ी देखना सीखा था। उसने हिसाब लगाकर देखा कि 3:22 हुए हैं। फिर गाड़ी छूटी। फिर कितने पेड़, फिर उसी तरह के ऊंचे ऊंचे टीले। कई बार पटरी के दोनों किनारे उसी तरह के टीले दिखाई पड़े। गाड़ी पर सभी सो रहे थे। जो इन्हें कुछ देखना ही नहीं है तो यह रेलगाड़ी में चढ़े ही क्यों? वह किससे पूछे कि टीले काहे के हैं? कई बार उसने जंगले से सिर निकालकर यह अंदाज लगाने की चेष्टा की कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है। बाल हवा में उड़कर मुंह पर गिर रहे थे। मिट्टी दिखाई नहीं देती, मानो कोई मिट्टी पर कुछ सरल रेखाएं खींचते हुए चल रहा है। ओह, रेलगाड़ी कितनी तेजी से चलती है! वह कौतूहल तथा उत्तेजना के मारे कभी इस तरफ के जंगले और कभी उस तरफ के जंगले से मुंह बढ़ाकर देख रहा था। बीच बीच में पूरब दिशा के जल्दी से विलीन होने वाले अस्पष्ट चांदनी से भरे मैदान की ओर देखते हुए उसके मन में आ रहा था कि पता नहीं वह कितनी दूर चला आया। अब वह किस देश के ऊंचे नीचे मैदान में चल रहा था।
वह सवेरे की तरफ फिर ऊँघ गया था। एक बहुत बड़े स्टेशन पर शोर के साथ गाड़ी रुकते ही उसकी ऊँघ टूट गई। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के पत्थर की बड़ी सी सिल्ली पर लिखा है पटना सिटी। इसके बाद कितने ही स्टेशन निकल गए, कितने बड़े बड़े पुल मिले। गाड़ी चल रही है तो चल रही है, मालूम होता था कि पुल खत्म ही नहीं होगा। कितनी तरह के सिग्नल, कितने कल कारखाने। किसी एक स्टेशन के कमरे के अंदर लोहे के खंबे से लगे हुए चोंगे में मुंह डालकर रेल का एक बाबू पता नहीं क्या कह रहा था। प्राइवेट नंबर, हाँ अच्छा, 69 69 69 6 और उसके बाद 9। हाँ हाँ हाँ। उसने अवाक होकर पिता से पूछा, पिताजी वह काहे की कल है? वह उसके अंदर मुंह रखकर क्या कह रहा है? उस समय दिन काफी ढल चुका था। हरिहर बोला, अब हम काशी पहुंच जाएंगे। गंगा के पुल पर गाड़ी चढ़ते ही काशी जी दिखाई पड़ेंगी। अप्पू बड़ी देर से एक बात सोच रहा था। आज वह सारे रास्ते में टेलीग्राफ के तार और खूंटी देखते देखते आ रहा था। एक बार के अलावा उसने बस अब की बार इतने ध्यान से देखा। जो अब की बार उसे रेल रेल खेलने की सुविधा मिली तो वह उस तरह के तार के खंभे बनाएगा। पहले वह कितने गलत तरीके से बनाता था। जहां वह जा रहा है वहां के जंगल में गिलोय तो मिलेगी ना। 15 दिन बीत गए। बांस के फाटक की गली के एक मामूली तिमंजिले मकान के नीचे की मंजिल में हरिहर का घर बना है। अभी तक किसी पूर्व परिचित व्यक्ति का पता नहीं मिला। पहले जो लोग जहां रहते थे अब उन सब स्थानों में कोई उनका पता नहीं दे सका। केवल विश्वनाथ की गली वाला पुराना हलवाई रामगोपाल साहू अभी तक जीवित था। ऊपर की मंजिल में एक पंजाबी परिवार रहता था। बीच की मंजिल में एक बंगाली व्यापारी रहता था। बाहर वाला कमरा उसकी दुकान और गोदाम था। अगल बगल के 2-3 कमरों में सोने का कमरा था और रसोई घर था। इन 5-6 दिनों में सर्वजया ने पति के साथ करीब के सारे दृष्टव्य स्थान देख लिए थे। उसने कभी भी इतनी बड़ी बातों की कल्पना नहीं की थी। कैसे कैसे मंदिर हैं, कैसे कैसे देवी देवता हैं, कितने मकान और हवेलियां हैं। अब तक आड़ंग घाट का जुगल किशोर जी का मंदिर उसकी आंखों में स्थापत्य शिल्प की पराकाष्ठा थी, पर काशी विश्वनाथ का मंदिर, अन्नपूर्णा जी का मंदिर, दशवमेघ घाट के ऊपर का लाल मंदिर, ये फिर क्या थे? वह इसी बीच में एक दिन पंजाबी सज्जन की स्त्री के साथ रात में विश्वनाथ जी की आरती देखने गई। वह दृश्य इतना अभूतपूर्व था कि वह उसका वर्णन नहीं कर सकती थी। धूप के धुएं से मंदिर धुंधला हो गया। 7-8 पुजारी एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। अपार भीड़ थी और तड़क भड़क तथा शान शौकत का क्या कहना। बड़े घर की बहुत सी स्त्रियां आई थी। उनके कपड़े लत्ते और गहनों का कहाँ तक बखान किया जाए। कहीं की एक रानी साहिबा आई थी जिनके साथ 4-5 नौकरानियां थी। उन्होंने बहुत कीमती बनारसी साड़ियां पहन रखी थी। सोने की जरी के काम वाला पल्ला आरती के पंच प्रदीप की ज्योति से चमचमा रहा था। रानी की आंखें कितनी बड़ी और धनुष की तरह थी। भौहें कितनी सुंदर थी और चेहरा कितना कोमल था। उसने सचमुच की रानी कभी नहीं देखी थी, कहानियों ही में सुना था, पर यह रानी सचमुच रानी लगती थी। वह नहीं कह सकती कि उसने उस रानी को अधिक देर तक देखा या ठाकुर जी की आरती अधिक देर तक देखी। देवी देवताओं के मंदिरों को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ रहने के घर भी कितने सुंदर थे। दशहरा के अवसर पर गांगुली बाड़ी में जो न्योता होता था उसके उपलक्ष्य में वह गांगुलियों के मंदिर और रंगमंच, 2 महल वाला मकान और बंधा हुआ तालाब देखकर किस प्रकार भीतर ही भीतर कुढ़ती थी। उसे याद है कि उसने एक बार दुर्गा से कहा था, देखा है बड़े लोगों का घर द्वार कितना सुंदर होता है। और अब वह सड़क के दोनों किनारे जो मकान देखती रहती है उनकी तुलना में गांगुली बाड़ी क्या है। उसने इतनी गाड़ियां घोड़े आदि एक साथ नहीं देखे थे। गाड़ियां भी कितने प्रकार की थी। आते समय राना घाट तथा नई हाटी में उसने घोड़ा गाड़ी जरूर देखी थी, पर उसने इतनी तरह की गाड़ियां कभी नहीं देखी थी। 2 पहिए की गाड़ियां ही कितनी थी। उसे तो इच्छा हुई कि सड़क के किनारे खड़ी होकर यही सब देखती रहे, पर वह स्त्री साथ में होने के कारण वह शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सकी। अप्पू को तो बहुत ही अचरज हुआ है। वह कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी बातें संभव हैं। उनके ठीहे से दशवमेघ घाट बहुत दूर नहीं है। वह प्रतिदिन संध्या समय वहां टहलने जाता था।
वहां तो रोज ही चड़क का मेला सा लगा रहता था। इधर गाना हो रहा है तो उधर कथा हो रही है, कोई रामायण पढ़कर सुना रहा है, भीड़ लगी हुई है, लोग हंस रहे हैं, उत्सव का वातावरण है। अप्पू वहां टहल टहल कर सब कुछ देखता था और संध्या के बाद घर लौटकर बड़े उत्साह के साथ उनकी बात सुनाता था। किसी का नौकर एक छोटे लड़के को कमर में रस्सी डालकर टहलाने लाता था। अप्पू ने उससे परिचय कर लिया। उसका नाम पलटू है। वह अच्छी तरह बात नहीं कर पाता पर बड़ा ही चंचल है, इसीलिए घर वालों ने उसके साथ कैदियों का सा व्यवहार कर रखा है कि कहीं खो न जाए। अप्पू उसे देख हंसकर लोटपोट होता था। उसने नौकर से कहा था कि रस्सी खोल दे, पर उसने डर के मारे रस्सी नहीं खोली। कैदी बहुत ही नन्हा और नासमझ था, इसीलिए उसे यह होश भी नहीं था कि इस तरह का व्यवहार प्रतिवाद के योग्य है। लौटने पर सरजया रोज रोज उसे डांटती थी, तू अकेले अकेले ऐसे क्यों फिरता रहता है? बड़ा शहर ठहरा, कहीं खो गया तो? वह इसके उत्तर में हाथ पैर हिलाकर माँ को यह समझाता था कि उसके संबंध में इस प्रकार की शंका बिल्कुल व्यर्थ है और उसका कोई कारण नहीं है। काशी में आने पर हरिहर की आमदनी भी बढ़ गई। कई जगह दौड़ धूप के बाद उसे कुछ मंदिरों में प्रतिदिन पुराण पढ़ने का काम मिला। इसके अतिरिक्त सरजया ने एक दिन पति से कहा, तुम दशाश्वमेध घाट में रोज शाम को पोथी लेकर क्यों नहीं बैठते? लोग कितने ढंगों से पैदा करते हैं और तुम तो बस बैठे बैठे हवाई किले ही बनाया करते हो। पत्नी की डांट से प्रभावित होकर हरिहर काशी खंड लेकर शाम के समय दशाश्वमेध घाट में बैठने लगा। धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाना उसके लिए कोई नया काम नहीं था। अपने देहात में वह व्रत तथा त्योहारों के उपलक्ष्य में पुराण पढ़कर सुनाया करता था। उसने घाट में जाकर अच्छे स्वर में वंदना शुरू की। वर्हा पीड़ाभिरामम मृग मद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम स्मित सुभग मुखम स्वाधरे न्यस्त वेणम ब्रह्म गोपाल वेशम। अच्छी भीड़ लगने लगी। वह घर पर लौटकर बलुई कागज पर कुछ लिखने लगा। पत्नी से बोला, सिर्फ श्लोक पढ़ते जाओ तो कोई नहीं सुनता। पूर्वी बंगाल के उस कथावाचक के यहाँ मुझसे ज्यादा भीड़ लगती है, इसलिए मैंने सोचा है कुछ लीला प्रस्तुत करूंगा जिसमें कुछ गाने भी होंगे। ढंग कथावाचक का रहेगा, नहीं तो लोग नहीं जुड़ते। परसों पूर्वी बंगाल के उस कथावाचक से बातचीत हुई। उसके लिए तो देवनगरी के अक्षर भी भैंस बराबर हैं। बस तुकबंदियां सुना सुना स्त्रियों को ठग कर पैसे ले लेता है। मेरी तश्तरी में 6 या 8 आने आते हैं, पर उसे रुपए से कम नहीं मिलता। जरा सुनोगी मैंने कैसा लिखा? उसने थोड़ा सा पढ़कर सुनाया। बोला, मैंने सोचा है कि उस कथावाचक की पोथी देखकर जंगल का वर्णन लिख लूं, पर वह पोथी देगा थोड़े ही। तुम कहाँ पर बैठकर कथा बाँचते हो? मैं एक दिन सुनने जाऊंगी। जरूर जरूर, शीतला जी के मंदिर के नीचे ही बैठता हूँ। कल ही जाना, नई लीला सुनाऊंगा। कल एकादशी है, दिन भी अच्छा है। लौटते समय विश्वनाथ की गली की दुकान से अप्पू के लिए 4 पैसे की तिखुर की जलेबी ले आना। ऊपर जो पचाहा वाली बहू है, वह कल कोई पूजा करने के बाद मुझे ऊपर जलपान कराने ले गई तो खाने के लिए तिखुर की जलेबी दी थी। विश्वनाथ की गली में बिकती है। मैंने खाई तो सोचा कि अप्पू को जलेबी बहुत पसंद है, पर उस समय जलपान कर रही थी, कैसे कहती। इसलिए तुम 4 पैसे की जलेबी जरूर ले आना। कुछ दिनों से हरिहर की कथा में अच्छी भीड़ हो रही थी। लकड़ी के एक बड़े से कठौते में नारद घाट के काली मंदिर की नौकरानी ने एक बड़ा सा सीधा लाकर अप्पू के सहन में रख दिया। सरजया खुश होकर बोली, आज शायद बार की विशेष पूजा है। अच्छा बहू, तुमने देखा है वह घर आ रहे हैं? जब नौकरानी चली गई तो सरजया ने लड़के को पुकार कर कहा, अप्पू इधर आ, ये देख तेरा वह नारियल का फूल है। तुझे किशमिश पसंद है ना? केला है, देख कितने बड़े बड़े आम हैं। आ बैठ, खा, यहाँ बैठ। प्रोत्साहन पाने पर हरिहर ने फिर से पुरानी पोथियां निकाल ली। सरजया बोली, ध्रुव चरित्र सुनते सुनते लोगों के कान बहरे हो गए, कोई नई लीला शुरू करो ना। तब हरिहर ने पूरा सबेरा और दोपहर लगाकर जड़ भरत के उपाख्यान को लीला के रूप में लिखकर तैयार कर लिया। इसी काशी में आज से 22 साल पहले जब उसने गीत गोविंद का पद्यानुवाद प्रस्तुत किया था, तब उसकी उम्र 24 साल थी।
जब वह अपने देहात में गया तो जीवन का उद्देश्य उसके निकट और भी स्पष्ट हो गया। काशी में इतनी संभावना नहीं थी, पर अपने देहात में चारों तरफ कहीं दाशू राय का गीत, कहीं दीवान जी का गाना, कहीं गोविंद अधिकारी के तोता मैना की लड़ाई, लोका धोबी के दल द्वारा सम्मिलित गीतों का प्रचार, यह सब देखकर उसके मन पर एक नया ही प्रभाव पड़ा। वह रात को अपनी स्त्री को कहा करता था, बाजार में बार बारी में कवियों का गाना हो रहा है, समझी? मैंने बैठकर सुना। समझी समझी। सीधे सादे पद थे, बहुत मामूली। जरा गृहस्थी संभल जाए तो बस देखना, लीला के नए पद तैयार करूंगा। यह लोग तो बस बाबा आदम के जमाने की चीजें गाते हैं, इसलिए मैं कल राजू से कह रहा था। कभी कभी हरिहर रात के बीच में उठ बैठता था और कुछ सोचा करता था। किसी अनिर्दिष्ट आनंद से उसका मन चिड़ियों के परों की तरह लघु हो जाता था। उसके सामने कितना उज्जवल भविष्य है। वह कल्पना नेत्रों से देखता था कि झाड़ फानूस वाले बड़ी मजलिसों में, सारे देश में, गांव-गांव में उसके बनाए हुए गीत, गाने, काली माई पर भजन पद कई कई रातों तक गाए जाते हैं। दल का मालिक आकर हाथ पैर जोड़ता है और उससे लीला लिखवा कर ले जाता है। वाह, बहुत सुंदर है। किसने ये कवित्व और गीत बनाए हैं? कवियों के गुरु पंडित हरू पंडित का है ना? निशिचंदीपुर के हरिहर राय महाशयन के रचयिता है ना? इसी दशाश्वमेघ घाट पर बैठकर 22 साल पहले उसके मन में कितने ही स्वप्न लहराते रहते थे। इसके बाद वह धीरे धीरे उनको भूल गया। जो कॉपियां थी वे बक्स के अनजाने गुप्त गोशों में जाकर छिप गईं। यौवन का स्वप्न जाल जीवन की दोपहरी की तपिश से कुहासे की तरह क्षितिज में विलीन हो गया। खोई हुई जवानी की तरफ देखने पर हृदय जाने कैसा कुलबुला उठता है। कितनी ही बातें याद पड़ती हैं। क्या जीवन के उन बीते हुए दिनों को और एक बार भी लौटाया नहीं जा सकता? दशाश्वमेघ घाट पर बहुत से लड़कों के साथ अपू का परिचय हुआ, पर यहाँ उसकी उम्र के सब लड़के स्कूलों में पढ़ते थे। निशिचंदीपुर में मछली पकड़कर और नाव खेकर दिन काटना संभव था, पर यहाँ अपनी उम्र वालों से यह कहने में लज्जा मालूम होती है कि वह कुछ भी नहीं पढ़ता। इसके अलावा जिन लड़कों के साथ परिचय हुआ था वे सब अच्छे खाते पीते घरों के थे। पलटू के बड़े भाई ने एक दिन बात बात में कहा था कि उसके पिता को प्रवास में बहुत रहना पड़ता है। इस पर अपू ने कहा था, क्यों, तुम लोगों के बहुत से यजमान हैं क्या? इस पर पलटू के बड़े भाई ने आश्चर्य के साथ कहा था, यजमान कैसा? कौन यजमान? अपू जवाब दे भी नहीं पाया था कि उसने कहा, पिताजी कॉन्ट्रैक्टर है ना, काशी में छोटी मोटी जमींदारी भी है, पर आप तो जानते ही हैं आजकल के दिनों में क्या बचता है। कभी कभी अपू दशाश्वमेघ घाट टहलने जाकर पिता के मुंह से पुराण पाठ सुनता था। जब हिरण का बच्चा हिंस्र जानवर के हाथों मारा गया तो हिरण के बच्चे पर मुग्ध राजश्री भरत ने जिस प्रकार से विलाप किया और अंत में जाकर उसकी मृत्यु की कहानी सुनकर भरत पर जो कुछ बीता उससे उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब सिंधु सौवीर के राजा रहुगण ने राजश्री भरत को अज्ञान के कारण अपने यहाँ डोली ढोने वाला नियुक्त किया, तब कौतूहल और उत्कंठा के कारण वह आशा करने लगा कि अब कुछ होगा, कोई बात जरूर होगी। कथावाचन के अंत में जो आशीर्वचन उच्चारित होते थे वे उसे बहुत अच्छे लगते थे। काले वर्षतु पर्जन्यम पृथ्वी शस्य शालिनी लोकाः सन्तु निरामयाः। संध्या की ओर मंदिरों में शंख और घंटों की ध्वनि के साथ साथ अस्तायमान सूर्य के सिंदूरी आभा और पूर्वी की मूर्छना के साथ साथ हिरण के बच्चे के वियोग से व्याकुल राजश्री का दुख घुला मिला रहता था। घर में कागज और कलम लाकर अप्पू ने पिताजी से कहा, मुझे वह लिख दो ना जो तुम पढ़ा करते हो, काले वर्षतु पर्जन्यम। हरिहर ने खुश होकर कहा, तू सुनता है मुन्ना? मैं तो नित्य रहता हूँ। जब तुम कल भरत की मां मर जाने की कथा सुना रहे थे तब मैं तुम्हारे पीछे मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। तुझे कैसी लगती है? अच्छी लगती है? बहुत, मैं तो रोज सुनता हूं। पर अप्पू एक बात बताता नहीं है, वह यह है कि जिस दिन संगी साथी मिल जाते हैं उस दिन वह कथा सुनने नहीं जाता। उस दिन वह पिता के पास से जा रहा था तो हरिहर ने पुकारा, ओ मुन्ना, मुन्ना। उसके संगी ने कहा, क्या वह तुम्हें पहचानता है? अप्पू ने कंधा हिलाते हुए कहा, हाँ, वह संगी साथियों के साथ कभी पिता के पास नहीं आता था,
वह यह चाहता नहीं था कि लोग यह जाने कि उसके पिता घाट पर बैठकर कथा बाँचते हैं। पलटू के बड़े भाई के मित्र के अतिरिक्त बाकी सब साथियों से उसने यही कहा है कि काशी में उनका निजी घर है। वे काशी में हवाखोरी के लिए आए हैं। अपने देहात में बहुत बड़ा मकान है। पिताजी ठेकेदार हैं, इसके अलावा अपने देहात में जमींदारी तो है ही। पर अंत में बोला, पर जानते ही हो आजकल जमींदारी में कुछ धरा नहीं है। उसके संगियों की उम्र उससे कुछ अधिक नहीं है, इसलिए शायद उसकी कही हुई बात और उसके कपड़ों में जो असामंजस्य है वह पकड़ में नहीं आता। विशेष रूप से उसके सुंदर चेहरे के कारण सभी बातें खप जाती हैं। पूर्णिमा के दिन पास के कथावाचक के यहाँ बड़ी भीड़ थी। संध्या के बाद हरिहर कथा समाप्त कर घाट के एक चबूतरे पर बैठकर विश्राम कर रहा था। इतने में कथावाचक महोदय पानी में हाथ धोने के लिए उतरे। उन्होंने हरिहर को देखकर कहा, तो आप भी हैं? आपने देखा? पूर्णिमा का दिन है। पहले जमाने में आज के दिन विशेष चढ़ावे में 15 से आधा मन तक चावल आ जाता था, पर आजकल विशेष चढ़ावा कोई नहीं मानता। कोई चावल का एक दाना भी नहीं लाता। मुश्किल से रुपया सवा रुपया बैठा है, इसमें भी 2 खोटी दुअन्नियां हैं। अच्छा, यह बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई थी? शिक्षा तो इसी काशी में ही हुई थी, पर यह बहुत दिन की बात है। इतने दिनों तक अपने देहात में ही था, अब की आकर यहाँ जमा हूँ। क्या आपका घर पास ही है? ज़रा चाय पिला सकेंगे? कई दिन से सोच रहा हूँ ज़रा चाय पीऊँ, सो देखिए चादर में चाय गठिया कर फिर रहा हूँ। कहीं ना मिले तो हलवाई के यहाँ जाकर गर्म पानी बनवा लूँ, गला बैठा हुआ है। ज़रा नमकीन चाय पीऊँ तो? हाँ हाँ, आइए, मेरा घर पास ही है, चलिए ना। हरिहर साथी कथावाचक को लेकर घर पर गया। घर में चाय पीने की परिपाटी कभी नहीं थी। कढ़ाई में पानी गर्म किया गया, फिर चाय तैयार हुई। अपू ने फूल के गिलास में चाय और तश्तरी में कुछ मीठा रखकर कथावाचक के सामने रख दिया। मीठा देखकर कथावाचक खिल गए। उन्हें इतनी आशा नहीं थी। यह आपका लड़का है? वाह, बहुत अच्छा लड़का है। वाह, आओ आओ बेटा, रहने दो, कल्याण हो। नमकीन चाय है ना? देखूं? हरिहर बोला। आपके बाल बच्चे यही हैं? यहाँ घरवाली ही नहीं है तो बाल बच्चे कैसे? 10 बीघा जमीन भी मेरे हाथ से निकल गई, और जिन्होंने ली वे भी फटीचर के फटीचर ही रहे। जो 2-4 बीघे जमीन भी होती तो क्या इतनी दूर आकर जान खपाते? अजी, यह कोई रहने लायक जगह है? बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर रहें, पर यह तो सोचिए कि जाड़ा चल रहा है, और ना तो खजूर के रस का पता है और ना खजूर का गुड़ या मिठाई आंख से देखने में आती है। मेरे अपने ही 2 कौड़ी खजूर के पेड़ हैं, और यह हालत देखिए। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? सतखीरे के पास चमगादड़ों वाले शीतल काठी गांव सुना है ना? शीतल काठी के चक्रवर्ती बड़े ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं। हरिहर ने तमाकू भरकर स्वयं कहीं एक कश लेकर कथावाचक जी के हाथ में हुक्का थमा दिया। बोला, शौक कीजिए। कुछ नहीं साहब, फागुन महीने में गया था, एक बाघ था सो उसे भी बट्टे खाते लगा आया। हम लोग क्षत्रिय ब्राह्मण हैं ना। 10 बीघे जमीन थी सो उसे गिरवी रखकर दहेज का पैसा इकट्ठा किया, शादी की, 10 साल तक गृहस्थी भी की। नतीजा क्या हुआ? संध्या समय रसोई घर के छप्पर से सीताफल उतारने गई, वहां काला नाग तैयार बैठा था। बस उसने हाथ में डस लिया। अब देखिए संयोग कि मैं उस दिन घर पर नहीं था, इसलिए न वैद्य ने देखा न किसी कविराज ने। किसी ने कुछ नहीं किया। मैं पटौली में नदी पार कर रहा था। इतने में अपने गांव के महेश साधु खान उल्टी तरफ से आ रहे थे। बोले, जल्दी घर जाइए, घर में बड़ी विपत्ति है। मैंने पूछा कि क्या विपत्ति है? उन्होंने बताया नहीं। घर पहुंचकर देखा तो वहां तो मुर्दा भी बासी हो चुका है। जमीन की जमीन गई और इधर यह हाल हुआ। तब मैंने सोचा अब जन्मभूमि में क्या रहना, अब ना 300-400 रुपये मिल सकते हैं, न दोबारा शादी ही हो सकती है। इसीलिए चलूं बाबा विश्वनाथ के चरणों में, कम से कम भूखों तो नहीं मरूंगा। यहाँ 8 साल हो गए। एक चचेरा भाई है, सो उसने जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उस पर कब्जा जमा लिया और कहता है कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो जाने दो, कौन इस जूत बाजार में पड़े। अब चलता हूँ। आपके यहाँ चाय खूब मिली। आपका लड़का किधर गया? बड़ा अच्छा लड़का है। अपने पुराने कैनवस के जूतों को, जिन पर चमड़े की थेगलियां लगी हुई थी, झाड़कर पहनने के बाद
कथावाचक महोदय निकल पड़े। चलते चलते बोले, कल को विशेष चढ़ावा है, देखें कैसा रहता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।